अस्सलाम एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स की और ये लास्ट वीडियो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सारी ड्रग्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे आखिरी ग्रुप ऑफ ड्रग जो है ड्रग्स अगेंस्ट वायरल हेपेटाइटिस। इसमें भी मैंने आपको पहली ड्रग जो इंटरफेरॉन अल्फा है वो पढ़ा दी थी और वो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के अगेंस्ट काम करती है। द नेक्स्ट ड्रग जिसको हमने डिटेल में थोड़ा पढ़ना है वो है एडिफोविर डिपेवॉक्सिल। ठीक है, ये एडिफोविर डिपेवॉक्सिल, पहली बात तो ये कि आपका जो इसमें से क्वेश्चन आता होता है ना वायरल हेपेटाइटिस में से सबसे ज्यादा वो करते हैं enlist the drugs used against hepatitis B virus और enlist the drugs used against hepatitis C virus। तो लिस्ट तो आपको दोनों की ऐसे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं अभी एंड में आपको वीडियो के दोनों की लिस्ट भी बता दूंगी, ठीक है, आपकी बुक में ही है, इसमें कोई बाहर से चीज ऐड नहीं करनी, चार चार ड्रग्स खाली लिखनी होती हैं। और उसके अलावा आपको इसमें से पूछते हैं इंटरफेरॉन अल्फा में से कुछ भी पूछ लेते हैं और पूरा का पूरा इंटरफेरॉन अल्फा भी पूछते हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया है। रिबाविरिन आपसे पूरा भी पूछ सकते हैं, उसका मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, क्लिनिकल यूज टॉक्सिसिटी अलग से भी आती है। रिबाविरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बाकी ड्रग्स है ना उनका कुछ भी नहीं नॉर्मली पूछते, मतलब कभी आया नहीं है। ये एडिफोविर डिपेवॉक्सिल है, उसके अलावा भी कुछ माइनर ड्रग्स हैं, पूछा उनमें से कभी भी कुछ भी नहीं, उनमें सिर्फ लिस्ट में उनका नाम आता है, लेकिन जाहिर है हम उसको मोटा मोटा सा कर लेते हैं ताकि कोई अगर आ जाए तो हमें आता हो। एडिफोविर डिपेवॉक्सिल आपकी ड्रग का जो मैकेनिज्म है, जाहिर सी बात है ये आपके हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट एक ड्रग है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट है। और इसका मैकेनिज्म ये है कि वायरस के ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि आपको पता है कि डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है तो उसमें इस्तेमाल होता है, और डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी तो वायरस की ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। और जब डीएनए बन जाएगा तो उसकी चेन में जाके चेन की टर्मिनेशन भी ये करा देती है। तो बस आप इतना याद रख लें। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसकी कोई खास बात नहीं है, ओरली अब्जॉर्ब हो जाती है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं है। क्लिनिकल यूज इसका जो है ना वो हमारी हेपेटाइटिस बी वायरस के क्रॉनिक इन्फेक्शंस में ये बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी ड्रग है। और ये आपका जो लिवर में, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर में फाइब्रोसिस कर रहा होता है जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, तो ये फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर को भी स्टॉप कर देती है, हेपेटाइटिस बी वायरस के स्प्रेड को कम कर देती है, ठीक है। देन हमारे पास इसका तीसरा फायदा ये भी है कि जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं ना उसमें भी, मतलब हेपेटाइटिस बी के जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होंगे, खासतौर पे रेजिस्टेंस अगेंस्ट लेमिविडीन आपकी एक ड्रग है, ठीक है, तो वो उसमें भी काफी अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में सिर्फ इसकी एक मेन जो मसला है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, लेकिन वो डोज लिमिटेड इफेक्ट है, किडनीज को इफेक्ट कर सकती है या लैक्टिक एसिडोसिस कर सकती है, कोई खास मसला नहीं है, मतलब इसमें बस मोटी मोटी सी बातें इसके बारे में आपने इतनी याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रिबाविरिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, दिस इज अ ड्रग जो मेनली हमारे जो कंसर्न के हिसाब से हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट है, और भी इसके एक्शन है भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन मेनली हेपेटाइटिस सी वायरस इसलिए क्योंकि हम एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स पढ़ रहे हैं। इसका जो अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो आपने याद रखना है कि इसका मैकेनिज्म पहली बात इतना वेल नोन नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनने देखा है कि हो सकता है, वो पहली बात तो ये है कि ये जीटीपी यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जीटीपी क्या है? आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, और आपको पता है कि आपका डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, उसमें आपका एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और आपका टीटीपी होता है, मतलब एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिडीन वगैरह के साथ। तो उसमें से अगर आपका एक इतना मेजर न्यूक्लियोटाइड जीटीपी की सिंथेसिस ही रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो चेन है डीएनए की और जो चेन है आरएनए की वो नहीं बन सकती, तो ये उस चेन को इनहिबिट कर देगी इन द हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। दूसरा इसका काम ये है कि आपको पता है कि जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के बाद उसने ट्रांसपोर्ट होना होता है न्यूक्लियस से सेल में, क्योंकि मैसेंजर आरएनए की जो ट्रांसलेशन होती है, आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसलेशन होनी होती है सेल के साइटोप्लाज्म में विद द राइबोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंथेसाइज होता है मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस से इसने आना होता है साइटोप्लाज्म में। तो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा होता है तो रास्ते में कोई चीज उसको कोई खराबी ना दे दे, तो इस वजह से उसके दोनों एंड्स पे होती है कैपिंग। कैपिंग इसलिए कर देते हैं कि एक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि इस एंड पे या इस एंड पे कोई चीज अटैक करके कोई इन्फॉर्मेशन लूज कर दे, कोई न्यूक्लियोटाइड लूज हो जाए। तो कैपिंग का जो प्रोसेस है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर आरएनए तब तक यहाँ तक राइबोसोम्स तक सही सलामत नहीं पहुंचता जब तक कैपिंग ना हो। अगर कैपिंग नहीं होगी तो मैसेंजर आरएनए रास्ते में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है, कोई मसला आ जाता है, और उस वजह से ये सही ट्रांसलेशन नहीं होती और सही प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। तो हमारे पास जो रिबाविरिन है ना वो इस कैपिंग के प्रोसेस को रोकता है। जब कैपिंग नहीं होगी मैसेंजर आरएनए की तो वो कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन गलत आती है, इन्फॉर्मेशन गलत आती है तो ट्रांसलेशन गलत होती है, प्रोटीन्स गलत बनेंगी, वायरस की जो आगे ग्रोथ है वो रुक जाएगी।
तीसरे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, जो वायरस का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसको भी इनहिबिट करता है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। तो 3 मैकेनिज्म है, जीटीपी की सिंथेसिस रोकना है, कैपिंग को खत्म करना है वायरल की मैसेंजर आरएनए की, और आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, वायरस का आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसको उसकी सिंथेसिस को रोक देता है। उसके बाद इसका अगर मैं बात करूँ फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिंपली ये ओरल रूट भी है, इसका इंट्रावीनस रूट भी है, किडनी से एलिमिनेट हो जाता है, और कोई इसमें मतलब कोई खास ऐसी बात नहीं है मेरे को बहुत दुनिया से अलहदा बात है। इसके क्लिनिकल यूजेस में आपने ये बात याद रखनी है कि ये वायरस हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट भी एक्टिव है, और हेपेटाइटिस सी के अलावा ये बहुत सारी और वायरसेस के अगेंस्ट भी एक्टिव है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा ए बी, उसके बाद आपका पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसिटियल एंड पैरामिक्सो वायरस, और आखिर में HIV के अगेंस्ट भी। ठीक है, जो मैंने लिस्ट बोली आपकी बुक में लिखी हुई है, हेपेटाइटिस सी को सबसे ऊपर लिखना है, फिर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल, ये तीनों आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के वायरसेस हैं। उसके बाद HIV एंड पैरामिक्सो वायरसेस। ठीक है, तो ये सारे वायरसेस हैं जिनके अगेंस्ट ये एक्टिव होता है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा रिबाविरिन के हम हेपेटाइटिस सी, हम क्योंकि हेपेटाइटिस की बात करें तो हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो रिबाविरिन को हम अकेला भी दे सकते हैं हेपेटाइटिस सी में, लेकिन अगर हम इसको देंगे ना इन कॉम्बिनेशन विद इंटरफेरॉन अल्फा, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है फॉर हेपेटाइटिस सी का क्रॉनिक इन्फेक्शन, और काफ़ी अच्छा उससे कवर हो जाता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी वो आपसे पूछते होते हैं, तो इस वजह से वो भी आपको आने चाहिए। एक तो है कि इसकी डोज अगर ज़्यादा होगी ना तो ये आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करता है और हेमोलिटिक एनीमिया कर देता है। ठीक है, डोज डिपेंडेंट है ये बात, ये वैसे नहीं होती। अगर आप इसको एरोसोल जो इसकी फॉर्म होती है, यानी कि जिसमें आप इसको इनहेल करके देते हैं, तो उसमें ये ब्रोंकाई की इरिटेशन करेगा क्योंकि ज़ाहिर इनहेल होगा, और आंखों में भी जाएगा तो कंजक्टाइवल इरिटेशन करता है। तो पहले हेमोलिटिक एनीमिया, फिर ब्रोंकियल और कंजक्टाइवल, कंजक्टाइवल यानी आई की, आंखों की इरिटेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज में आती है कि इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। नहीं भूलना आपने, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये आप पूछते हैं आपके कौन सी एंटीवायरल ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है, जो रिबाविरिन है। इंटरफेरॉन अल्फा भी प्रेगनेंसी में नहीं देते, लेकिन रिबाविरिन बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और ये बात आपके एमसीक्यू में आती है, याद रखनी है। एमसीक्यूज को सॉल्व किस तरह से अच्छे से करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई स्टूडेंट्स क्वेस्ट पे अपलोड की है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ, जिसमें आपके लिए बहुत सारी टिप्स हैं कि एमसीक्यू अगर आपको आता है तो भी आपने उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको नहीं आते तो तुक्का लगाएं किस तरह से, तो बेहतरीन लगने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं कुछ माइनर ड्रग्स इन वायरल हेपेटाइटिस। ओके गाइस, तो एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ माइनर ड्रग्स करेंगे, तो उसमें मैं क्या क्या आपको पढ़ा चुकी हूँ। इंटरफेरॉन अल्फा हम पढ़ चुके हैं, एडिपोफिर डिपेवॉक्सिल पढ़ चुके हैं, और रिबाविरिन पढ़ चुके हैं। बाकी जो है वो ये 4 नाम नए हैं और ये 2 नाम नए हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ मैंने अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये कि इन चारों और इन दोनों नामों में से कभी भी किसी की डिटेल नहीं पूछी, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एक लफ्ज बता देती हूँ जो कि हमें पता होना चाहिए कि इंटेक्टोवी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है आपने कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है आपकी व्यक्ति वायरस का, उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, और किसके अगेंस्ट है ये सारी की सारी जो ड्रग्स है ना हेपेटाइटिस बी वायरस की हैं। ठीक है, सारी ड्रग्स जो लिस्ट में डीएनए पॉलीमरेज। लेमिविडीन आपको याद होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करता था, ये मैंने एचआईवी में आपको पढ़ाया था। और एचआईवी मैंने जब आपको पढ़ाया था एंटी एचआईवी ड्रग्स में, तो मैंने आपसे कहा था कि याद रखना आपने कि ये हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट भी जाता है। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म तो एचआईवी को इनहिबिट करना है, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी को भी इनहिबिट करता है, जिसका मैकेनिज्म भी सही पता नहीं है। फिर आती है टेल्ब्यूविडीन एंड टेनोफोवीर। टेल्ब्यूविडीन जो है आपका, ये भी इनहिबिट करेगा सेम वही वायरल डीएनए पॉलीमरेज को, जिस तरह पिछले वाला कर रहा है। एंड देन टेनोफोवीर आ जाता है, तो टेनोफोवीर भी आपको याद होगा, आपने एंटी एचआईवी ड्रग्स में पढ़ा होता है, जो कि हेपेटाइटिस बी को भी इनहिबिट कर देता है और काफ़ी अच्छा है। जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उनके अगेंस्ट भी चल जाता है, मैकेनिज्म सही नहीं पता। ठीक है, बेसिकली ये भी एंटी एचआईवी है और ये भी एंटी एचआईवी ही है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी को भी चल जाता है। तो ये 4 ड्रग्स हैं हमारी, जो कि हेपेटाइटिस बी में एडिशनल है। ठीक है, जिनका आप इतना भी ना याद रखें, सिर्फ नाम भी याद कर लें तो भी काफ़ी है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो लिस्ट है, दिस इज फॉर एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस ड्रग्स। अगर आपसे कोई उनकी लिस्ट मांगेगा तो ये 4 नाम आपने लिखने हैं, जिसमें से ये 2 तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सोफोस्बियोविर जो नाम है ना, दिस इज फॉर द इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑफ वायरस। ठीक है, ये जो सारे डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज है, ये सिंपल सी बात है, अगर आपको इनकी डिटेल नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं। ये एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं। डीएनए की अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली किस स्टेप पे डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, किस स्टेप पे आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, नो इशू एट ऑल। देन आपका बुसिप्रोवीर जो है
ये भी आपकी बेसिकली एक प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग है, यानी कि वो ड्रग है जो कि एंटी HIV में हमने पढ़ी थी, और HCV में भी ये इनसे इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद रिबेविरिन। अब आपने ये याद क्या रखना है इस बात में, इसमें से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आता है इसमें से पूरे एंटी हेपेटाइटिस से इंटरफेरॉन अल्फा और रिबेविरिन के अलावा किसी की कोई डिटेल कभी भी नहीं आती, MCQs में भी नहीं आती इवन, ठीक है। तो इस वजह से अपना एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना, लेकिन टाइम मत ज़ाया करें। मैंने भी नहीं किया था, कोई फ़ायदा नहीं होता टाइम ज़ाया करने का। उससे बेहतर है कि आप ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा पढ़ लें। इसको सिर्फ आप नाम याद रखेंगे। ये लिस्ट्स मैंने आपको दोनों सामने लिखी हैं। एक तरफ आपकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ हेपेटाइटिस बी वायरस की लिस्ट है, एंड राइट साइड पे हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स है वो लिस्ट है। आपसे SCQs में बार बार ये पूछते हैं कि लिस्ट करें, और ये 4 इधर लिखने हैं, ये 6 इधर लिखने हैं, इससे अगली ड्रग नहीं आती। तो बस इनको याद कर लेना, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा एंटीवायरल ड्रग्स का चैप्टर खत्म होता है। अभी तक कोई किसी को मसला, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।